हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम अपने नए क्वेश्चंस के साथ, जो आपका क्लास 10th होम साइंस का है, ये किसी विशेष चैप्टर से नहीं लिया गया है, कोई पार्टिकुलर चैप्टर से नहीं लिया गया है, बल्कि अलग अलग चैप्टर से। जैसे कि आपने देखा है कि आपके बुक में बहुत सारे अंतर पूछे गए हैं, जैसे पासबुक और चेकबुक क्या होता है, अस्थिभंजन और मोच में क्या अंतर पाया जाता है, शुद्ध जल और अशुद्ध जल में क्या अंतर होता है, और इससे क्वेश्चन आपके लगभग एग्ज़ाम में बनते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एक साथ हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी अंतर वाले आपके क्वेश्चन हैं उनको देख लें। सबसे पहला आपका क्या है, पासबुक और चेकबुक में अंतर। देखिए, पासबुक और चेकबुक आप सभी जानते हैं। पासबुक क्या होता है? पासबुक एक बुक की तरह होता है। जब भी हम खाता खुलवाने जाते हैं तो बैंक के द्वारा हमें क्या मिलता है? पासबुक मिलता है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जब हम बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए तो हमको एक फॉर्म मिलता है। फॉर्म में हम सारी अपनी डिटेल लिखते हैं, भरते हैं, मतलब अपना नाम, पिता का नाम, जो भी आपका डिटेल होता है, आपका एड्रेस, आधार नंबर, आपका हस्ताक्षर लिया जाता है, आपका सिग्नेचर लिया जाता है। और अगर मान लीजिए कोई सिग्नेचर नहीं कर पाया है तो उसके दाएं हाथ का क्या किया जाता है? अंगूठे का निशान लिया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया करने के बाद बैंक हमको क्या देता है? पासबुक देता है। एक चीज़ जान लीजिए, ये जो पासबुक दे मिलता है, ये प्रत्येक खाता धारक को मिलता है। जो भी बैंक में खाता खुलवाने जाता है उसको क्या मिलता है? पासबुक मिलता है। वहीं पे आपका चेकबुक है। चेकबुक भी हमें बैंक के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। और चेकबुक हमें तब मिलता है जब हमारे अकाउंट में एक निश्चित धनराशि रहती है। जैसे मान लीजिए आपकी हर महीने क्या आ रही है? सैलरी आ रही है, फिक्स सैलरी आ रही है, इतनी सैलरी आ रही है, मान लीजिए 50,000 आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है? 50,000 आ रही है। अब इसी जब हमारे अकाउंट में ये 50,000 पर मंथ ये सैलरी आएगी, क्योंकि ये एक निश्चित धनराशि है जो आपके अकाउंट में कंटिन्यू आ रही है, तब हमको क्या मिलता है? तब हमें चेकबुक मिलता है। तो आइए देखते हैं, एक मोटा मोटा हमने जान लिया कि पासबुक क्या होता है, चेकबुक क्या होता है। अब हम देखेंगे कि पासबुक और चेकबुक में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर तो मैंने आपको यही बताया कि पासबुक प्रत्येक खातेधारक के पास होती है, लेकिन चेकबुक सबके पास नहीं होती। चेकबुक उसी को मिलती है जिसके अकाउंट में एक निश्चित धनराशि प्राप्त रहती है, उसी को चेकबुक मिलता है। दूसरा अंतर क्या है कि सप्ताह में अधिक से अधिक 2 बार हम धन निकाल सकते हैं। देखिए, पासबुक के जरिए आप 2 बार, सप्ताह में 2 बार धन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पासबुक रोज लेके जाएंगे और आप धन निकालेंगे। लेकिन चेकबुक में आपको क्या किया जाता है? आप पूरा दिन, मतलब दिन में कई बार, प्रतिदिन आप क्या कर सकते हैं? चेक से पैसा निकाल सकते हैं। उसमें होता ही क्या है? चेक होता है, जैसे एक आपने अभी तो मेरे पास नहीं तो मैं आपको दिखाती। चेकबुक होता है, उसमें आपको जैसे मान लीजिए मुझे किसी को पैसा देना है, मैंने उसका नाम डाला, अपना अकाउंट नाम डाला, उसका अकाउंट नंबर डाला कि उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, कितना अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र करना है वो मैंने डाल के अपना सिग्नेचर करके मैंने आपको चेकबुक काट कर दे दिया। उसके बाद आप उसको बैंक में ले जाएंगे, बैंक वाला पहले सारी डिटेल को मैच कराएगा, उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो अकाउंट टू अकाउंट क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो प्रतिदिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? धन निकाल सकते हैं। पासबुक खो जाने पर निश्चित मूल्य देकर पासबुक बनवाया जा सकता है। मान लीजिए आपका पासबुक खो गया तो आप पासबुक फिर से क्या कर सकते हैं? बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में धनराशि कम हो गई ना, एक फिक्स अमाउंट जो था यदि उससे कम हो गया, तब आपको बैंक आपको क्या देगा? चेकबुक नहीं देगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप स्टूडेंट हैं ना, अभी तो आप लोगों के भी खाते खुलवाए जाते होंगे। तो आप लोग जब खाता खुलवाने, स्कॉलरशिप के लिए खाता खुलवाने जाते होंगे, तो आपको पासबुक तो मिलता होगा लेकिन आपको चेकबुक नहीं मिलता होगा, क्योंकि आपका कोई फिक्स अकाउंट नहीं है, फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको हर महीने वो मिल रहा है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। फिर है, धन निकालते समय खाता धारक को स्वयं फॉर्म भरकर इसे जमा करना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे पैसा निकालना है, मैं बैंक जाऊँगी, अपना पासबुक लेके जाऊँगी, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलता है, छोटा सा फॉर्म रहता है, आप उसको लेके उसको फिल करेंगे। उसके बाद पासबुक के साथ आप जो काउंटर पे बैठा है उसको देंगे, फिर वो आपका पैसा आपको निकाल के दे देगा। लेकिन जो चेकबुक होता है, चेकबुक को निकालते समय आपको मुझे जाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको मैं पैसा दे रही हूँ, तो मैंने चेक काट के आपको दे दिया, वो आप गए और आपने वहाँ से पैसे को क्या कर लिया? अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया, या फिर आपने पैसे अकाउंट अपने हैंड टू हैंड ले लिया।
पासबुक में जब भी जितनी भी बार आप पैसा निकालेंगे उतनी बार आपको पासबुक में एंट्री करवानी पड़ती है कि इतनी तारीख को इतने दिन में आपने इतना पैसा क्या किया है, निकला है। लेकिन चेकबुक के साथ ऐसी कोई भी एंट्री आपको करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि आपने देख लिया कि ये आपका क्या है, पासबुक और चेकबुक में अंतर है। आई थिंक आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है शुद्ध जल व अशुद्ध जल। देखिए, हम सभी जानते हैं शुद्ध जल क्या होता है। शुद्ध जल गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, पारदर्शक होता है, स्वादहीन होता है, ये हम सभी जानते हैं। शुद्ध जल हमारे लिए आपने आपके बुक में जल का चैप्टर है जिसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहला क्या होता है कि जो शुद्ध जल होता है वो आपका पारदर्शक होता है, स्वाद होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, गंधहीन होता है और रंगहीन होता है ना। लेकिन वहीं पे जो आपका अशुद्ध जल होता है वो क्या होता है, वो अर्ध पारदर्शक होता है। एक तरीके से देख लीजिए मटमैला टाइप का होता है, दुर्गंध युक्त होता है और खारा होता है। अगर आपका जो शुद्ध जल है उसमें झाग, अगर आप साबुन को घोल रहे हैं तो झाग क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आपका अशुद्ध जल है तो आपका जो झाग होता है वो जल्दी उत्पन्न नहीं होता है। कार्बन आपका, आपने देखा होगा कि जो शुद्ध जल होता है वो चमकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शुद्ध जल में आपके क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ही आपका जो जल होता है वो क्या होता है, वो देखने में चमकीला प्रतीत होता है। नाइट्रोजन और अब मटमैला कब होता है, मतलब कब उसमें वो आपको पता चलता है कि गंदगी है, जब जल में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण आपके जल में, अशुद्ध जल में क्या होता है, चमक नहीं पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जल में क्या होता है, चमक होता है, और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण जल में क्या होता है, चमक नहीं होता है। वहीं चौथा क्या है कि शुद्ध जल में जो आपके फ्लोराइड्स होते हैं, नाइट्रेट होते हैं, उनकी एक लिमिटेड मात्रा होती है। ये नहीं कि जहाँ इनकी मात्रा अधिक हुई सॉरी, जहां इनकी मात्रा अधिक हुई तुरंत आपका जल क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आपके जल में भी खनिज लवण पाए जाते हैं ना, खनिज लवण पाए जाते हैं। लेकिन उन खनिज लवणों की मात्रा अगर जल में एक निश्चित निर्धारित मात्रा तक है तब तक वो शुद्ध जल कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, शुद्ध जल कहे जाएंगे। लेकिन जहाँ पे अगर इनकी मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है तो वो आपका जल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़ा। एक हमने पढ़ लिया कि पासबुक और चेकबुक में अंतर क्या होता है, और दूसरा हमने पढ़ लिया कि शुद्ध जल व अशुद्ध जल क्या होता है। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, छोटी मात्रा और चेचक में अंतर ना। तो ये जो छोटी मात्रा और चेचक में अंतर है, देखिए चेचक क्या है, ये दोनों जो आपकी बीमारियां हैं, ये चेचक भी और जो छोटी मात्रा, ये दोनों हुई वायु जनित बीमारी है। क्या कैसी बीमारी है, वायु जनित बीमारी है। मतलब कि ये आपके वायु के द्वारा फैलती हैं, ये संक्रामक बीमारियां हैं। अगर हम कहें कि ये कैसे बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं। संक्रामक का मतलब होता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए ना, एक व्यक्ति से, एक जानवर से, किसी भी प्रकार के प्राणी से जब दूसरे में चला जाए तो वो क्या कहला, वो बीमारी चली जाए तो वो क्या कहलाती है, संक्रामक बीमारी कहलाती है। वहीं पे कहें कि वायु जनित बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, वायरस जनित बीमारी है। कैसी है ये, वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, तो ये जो चेचक है बेटा, ये चेचक भी क्या है, ये चेचक आपका वायरस से फैलने वाली बीमारी है। कैसी है, वायरस से। इसके वायरस का नाम क्या है, वेरियोला वायरस। ठीक है, किसके, इसके वायरस का नाम क्या है, वेरियोला वायरस के द्वारा ये क्या होती है, फैलती हैं। ये दोनों जो बीमारियां हैं, ये जो चेचक आपका है और ये जो छोटी माता है, ये दोनों ही छोटे बच्चों को ज्यादातर क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। कौन सा, ये चेचक भी और छोटी माता, दोनों में क्या होता है, आपके चेचक और छोटी माता में दोनों में ही आपके शरीर पे क्या होते हैं, दाने निकलते हैं। अंतर क्या है, तो अंतर हम देख लेते हैं, लगभग सेम होता है। बस आपका जो चेचक होता है इसमें जो ज्वर होता है, मतलब जो बुखार होता है, जो फीवर होता है, उसकी जो तीव्रता होती है कंपेयर टू छोटी माता बहुत ज़्यादा क्या होता है, होती है। तो चलिए हम अंतर देख लेते हैं। दाने निकलने से पूर्व तेज ज्वर होता है, मतलब बुखार आपको बहुत तेजी से आता है, उसके बाद आपके शरीर पे क्या होते हैं, दाने निकलते हैं। इसमें दाने निकलने के बाद क्या होता है, ज्वर आता है। 3-4 दिन में दाने निकलना शुरू होता है, मतलब आपको अगर चेचक है तो दाने तुरंत नहीं निकलेंगे, आपको बुखार है 3-4 दिन बीतने के बाद आपको दाना निकलता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको पहले दिन ही क्या होता है, दाना निकल जाते हैं। किसमें, छोटी माता में। इसमें ज्वर होता है, सिर दर्द होता है, वमन होता है, मतलब उल्टी दस्त होती है। इसमें छोटी मात्रा में कोई विशेष परिवर्तन आपके शरीर में नहीं होता है।
यहाँ पे दानों के अनुसार ज्वर होता है। जैसे जैसे आपके शरीर में दाने बढ़ते जाते हैं, ज्वर उतनी ही तीव्रता से आपको जकड़ता चला जाता है, मतलब बुखार आपको बहुत तेजी से आता है। इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि आपको दाने होंगे तब बुखार होगा। बुखार हो भी सकता है, बुखार नहीं भी हो सकता है, दाने के बाद भी बुखार हो सकता है, दाने के पहले भी बुखार हो सकता है। ऐसा इसमें कुछ फिक्स नहीं है। इसमें एक क्या है कि पूरे शरीर में एक साथ दाने निकलता है। जो आपका चेचक होता है उसमें पूरे शरीर में आपके जो दाने निकलते हैं वो एक साथ निकलते हैं। लेकिन इसमें जो छोटी मात्रा में होते हैं, इसमें बारी बारी कभी आपके चेहरे से शुरू होगा, पीठ में, हाथ में, ऐसे जाता है। लेकिन इसमें पूरे शरीर में एक साथ क्या होता है, दाने निकल जाते हैं। यहाँ तक की बात मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। ये हमारा तीसरा टॉपिक था। हमारा चौथा टॉपिक है अस्थिभंजन और मोच। देखिए, अस्थिभंजन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में परिभाषा ही आ जाए कि अस्थिभंजन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी विशेष अंग का ना, किसी अंग की विशेष हड्डी का टूटना। एक तरीके से आप यही लिख सकते हैं कि हड्डी का टूटना ही क्या कहलाता है, हड्डी का टूटना ही आपका अस्थिभंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, हड्डी का टूटना ही अस्थिभंजन कहलाता है। तो और मोच क्या होती है, देखिए अस्थिभंजन में आपकी हड्डी टूटती है, लेकिन जब आपको मोच आता है तो आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, जो स्नायु तंतु वहाँ होते हैं, उनमें खिंचाव होता है। न कि उसमें क्या होता है कि चोट लग, न कि उसमें वो टूटता नहीं है, बल्कि उसमें क्या होता है, हल्का सा खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको तुरंत सूजन हो जाता है, वहाँ का रंग परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके हड्डी टूट में नहीं होती हैं। आइए हम देखते हैं कि इनमें अंतर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला अंतर क्या है कि अस्थिभंग किसी अंग विशेष की हड्डी का टूटना क्या कहलाती है, अस्थिभंग कहलाता है। मोच क्या है, मोच अस्थि स्नायु के खिंचाव का होना, मतलब आपके जो अस्थियों के स्नायु होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनमें क्या आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। अस्थिभंजन में क्या होता है, हड्डी पर दबाव, हमारी हड्डी कब टूटती है, जब उस पर दबाव पड़ता है या फिर चोट लग जाती है या फिर कोई दुर्घटना घट जाती है, तब हमारा हड्डी क्या होता है, टूटता है। लेकिन आपका मूंछ क्या है, आपके मान लीजिए जहाँ पे जोड़ है, संधि का मतलब होता है, आपने पढ़ा है, संधियाँ पढ़ी हैं, संधि का मतलब है जोड़ना। अगर आपसे सिर्फ संधि का अर्थ पूछा जाए तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। और अगर यहाँ पे हड्डियों से संबंधित दिया हो तो जहाँ पे आपकी हड्डियाँ जुड़ी, जैसे हमारा ये है, ये क्या है, ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारी जो कलाई है वो भी जुड़ी हुई है ना, हमारे शरीरों में भी तो क्या है, जुड़ाव है। तो संधि में खिंचाव, ऊंचे नीचे पैर पड़ने पर देखते हैं आप लोग, बहुत हम लोग हैं हाई हील वगैरह पहन के चलते हैं, तो कभी कभी हमारा पैर क्या होता है, मुड़ जाता है, तो वहाँ पे अस्थियाँ क्या, जो आपके स्नायु होते हैं वो क्या होते हैं, खिंच जाते हैं। तो तीसरा क्या है, टूटे हुए स्थान का रंग नहीं बदलता। देखिए, हड्डी जब हमारी टूटती है तो रंग हमारा नहीं परिवर्तित होता है, लेकिन वहीं पे जब आपको मोच आती है तो उस स्थान का रंग क्या होता है, नीला, हरा, काला क्या पड़ जाता है। चौथा क्या है, अस्थिभंग पर अंग स्वाभाविक दशा में नहीं रहता है, लटक जाता है। देखिए, अगर आपके जिस भी जगह के किसी भी स्थान का अगर आपकी हड्डियां टूट रही हैं तो वो स्थान, क्योंकि हड्डी टूट रही है, जब कोई चीज, जैसे आपका पेड़ है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेड़ है और पेड़ की कोई डाली बेटा जब टूट जाती है तो वो लटक जाती है, वो क्या होती है, वो उस स्थान पर टिकी नहीं रहती, वो लटक जाती है। सेम आपकी बॉडी की हड्डियों के साथ भी होता है, अगर वो वहाँ पे टूटी तो उनमें क्या हो जाए, उसमें लटकन जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन मोच में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मोच में कोई चीज़ टूटती नहीं है, बस उसमें क्या आ जाता है, हल्का सा खिंचाव आ जाता है। जब आपकी हड्डी टूटती है तो उसमें चरमराहट की आवाज़ आती है और आपके मूंछ में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो ये आपका क्या हो गया, अस्थिभंजन हो गया। देखिए, अस्थिभंजन के आपने कई प्रकार भी पढ़े हैं, जैसे जो है खपच्ची अस्थिभंजन हो गया, विशेष जो है अस्थिभंजन हो गया ना, कई तरीके के आपने क्या किए हैं, अस्थि के टूटने के प्रकार भी पढ़े हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन। देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए प्राकृतिक श्वसन क्या होता है। प्राकृतिक श्वसन जो इस समय हम और आप ले रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ रही, हम आराम से सांस ले रहे हैं और हम आराम से बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी इसमें प्रेशर नहीं है। कृत्रिम श्वसन का मतलब क्या होता है कि जब कोई विशेष दुर्घटना घट जाए, जैसे कोई पानी में डूब जाए, फांसी लगा ले, ऐसी परिस्थिति में जब हम उसे क्या करते हैं, हम श्वसन दिलाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब उसको श्वसन प्रक्रिया कराई जाती है तो वो क्या कहलाता है, कृत्रिम श्वसन कहलाता है ना। और प्राकृतिक श्वसन हमेशा होती है, यह क्रिया कंटिन्यू होती है, ऐसा अगर मेरी सांस रुक गई तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो प्राकृतिक श्वसन क्या होता है, आइए हम अंतर देखते हैं। यह क्रिया सदैव होती रहती है, इसमें ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन जो कृत्रिम श्वसन होता है
जब हमारे प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ जाता है तब हम उसको व्यक्ति को क्या दिलाते हैं, हम कृत्रिम श्वसन दिलाते हैं। वहीं पे ये एक अनैच्छिक क्रिया। देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ और मैंने कहा कि सांस लेना जैसा बंद हो जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ तब सांस लो, ऐसा तो है नहीं। ये अनैच्छिक क्रिया है, ये हमेशा चलती रहती है। जीव जब तक व्यक्ति की सांस रुक नहीं जाती है तब तक ये क्या होती है, चलती है। और जो ये अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन जो कृत्रिम श्वसन होता है ये दूसरों की इच्छा पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पानी में डूब गया है, अब मैंने उसको निकाला, अब मेरी इच्छा है कि मैं उसको श्वसन दिलाऊं या ना दिलाऊं। अगर मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि वो ये एक तरीके से क्या होती है, अनैच्छिक प्रक्रिया होती है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाने वाली प्रक्रिया होती है। जो श्वसन प्रक्रिया होती है, देखिए हमारी श्वसन प्रक्रिया है, यह स्वयं की पसलियों तथा तंतुओं की क्रिया पर निर्भर करती है और व्यक्ति स्वयं की मांसपेशियों द्वारा इसको क्या करता है, संपादित करता है। मतलब हमारी जो नॉर्मल एक प्रोसेस है उसके जरिए हम क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। लेकिन ये क्या होती है बेटा, यह दूसरों के द्वारा कराई जाने वाली क्या होती है, क्रिया होती है। यह एक ही विधि होती है, एक विधि है, ये प्राकृतिक है, हम श्वसन ले रहे हैं, लेकिन यह अलग अलग विधियां होती हैं। देखिए कृत्रिम श्वसन भी कितने प्रकार की आपकी किताब में विधियां दी गई हैं, 3 विधियां दी गई हैं। कौन कौन सी दी गई हैं? एक आपकी क्या है, सिल्वेस्टर विधि है। क्या है? एक आपकी क्या है, सिल्वेस्टर विधि है। एक आपकी सेफर्स विधि है। क्या है? सेफर्स विधि है। और तीसरा आपका क्या है, लाबोर्ड विधि है। इन 3 विधियों के द्वारा हम क्या दिलाते हैं बेटा, इन 3 विधियों के द्वारा हम कृत्रिम श्वसन दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया हम क्या करते हैं, दिलाते हैं। तो आपका अगर आपसे पूछें कि प्राकृतिक श्वसन क्या होता है, तो प्राकृतिक श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनैच्छिक है, जो कंटिन्यू चलती रहती है, सदैव सतत चलने वाली एक तरीके की प्रक्रिया होती है। वहीं पे कृत्रिम श्वसन, अगर आपसे कृत्रिम श्वसन की परिभाषा पूछे तो कृत्रिम श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जब प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ जाए या बाधा पड़ जाए तब यह दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है। और कृत्रिम श्वसन 3 प्रकार का होता है, आपका सिल्वेस्टर विधि, सेफर्स विधि, लाबोर्ड विधि। इन 3 विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, कृत्रिम श्वसन दिलाते हैं। वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन आपके बुक में ये 3 ही दी गई है, तो आपको 3 ही पढ़ना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, सफिशियंट है ये, ठीक है। तो ये आपने कितना पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, 1 2 3 4 5 टॉपिक आपने पढ़ा है। एक में मुझसे छूट गया है, कठोर जल और मृदु जल में अंतर। तो अगर हुआ तो आज ही मैं कल उसको करा दूंगी, कठोर जल और मृदु जल में अंतर। और इसके साथ ही मैं कल कोई नया टॉपिक ऐसे ही आपके बंचेस बना के, कई सारे टॉपिक को एक साथ बना के मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगी, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अभी से अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आगे भविष्य के एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।